ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार सभी विद्यार्थियों का भोज मुक्त विश्वविद्यालय की इस व्याख्यान माला में स्वागत है। मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आज मैं बताने जा रही हूँ साइबर क्राइम। यह एमए समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है जो उनके पाठ्यक्रम से ही चुना गया है। साइबर क्राइम विद्यार्थियों, क्राइम तो क्राइम है, चाहे वह समक्ष उपस्थित होकर किया गया हो, चाहे अप्रत्यक्ष उपस्थित रहकर किया गया हो। आज जहां एक और क्राइम अगेंस्ट विमेन है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है, क्राइम अगेंस्ट एल्डरली पर्सन है, क्राइम अगेंस्ट SC/ST है, उसी तरीके से इसी श्रृंखला में एक नई श्रेणी दुर्भाग्यवश जुड़ गई है। जैसे जैसे विज्ञान का आविष्कार हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, उसी तरीके से शातिर दिमाग अपराधियों ने नए रास्ते लोगों को बेवकूफ़ बनाने के, उनके प्रति अपराध करने के ढूंढ लिए। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जो भी अपराध की कृत्य में लिप्त हैं, उनसे अलग उनकी एक बैकग्राउंड बनती चली जा रही है। जो पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, वे साइबर क्राइम को अपनाते चले जा रहे हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं साइबर क्राइम्स। इस व्याख्यान के पश्चात विद्यार्थी साइबर क्राइम को समझने के योग्य होंगे। किन हेल्पलाइंस पे उन्हें नंबर करना है या पीड़ित व्यक्ति किस तरीके से अपना बचाव कर सकता है, किस किस प्रकार के क्राइम साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं, इन सारी बातों का आज हम यहाँ पर इस व्याख्यान में जिक्र करेंगे। तो आइए एक बार पुनः आपका स्वागत है। आप इस स्लाइड के माध्यम से, मैंने आपके समक्ष एक बिना किसी शब्द के एक स्लाइड प्रस्तुत की है। इसमें अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखें तो हम देखते हैं कि वायरस का एक निशान बना हुआ है। वायरस का निशान आप कर्सर के हिसाब से देख सकते हैं। साथ ही यहाँ वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड को देख सकते हैं। यहाँ OTP के बारे में जो लॉग बना हुआ है, इंस्क्रिप्शन के बारे में जो क्राइम होते हैं उनको देख सकते हैं। इसी के साथ दूसरा एक और प्रकार देख सकते हैं, पासवर्ड हैकिंग देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट हैकिंग देख सकते हैं, प्रोटेक्शन आई को भी डिस्कवर कर लेते हैं ये लोग, और इसी की तरीके से मेल बॉक्स को भी चेक कर लेते हैं और फर्जी मेल भेज सकते हैं। इसी तरीके से ड्राइव को ले लेते हैं ये लोग, अपने कब्जे में कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। साथ ही डाउनलोड के माध्यम से किसी भी सिस्टम में, किसी भी मोबाइल में अपनी एंट्री बना लेते हैं। साथ ही ट्रेडमार्क वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, जो फर्जी ट्रेडमार्क यूज़ कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए HDFC की अगर आप नेट बैंकिंग पर जाएंगे तो ढेर सारी आपको साइट मिलेंगी। मैंने खुद ये बात ट्राई की है साइबर क्राइम को अच्छे से समझने के लिए कि किस तरीके से ये लोग हैक कर सकते हैं। जब मैंने HDFC की नेट बैंकिंग पर लॉगिन करने की कोशिश की और अपनी लॉगिन ID डाली, पासवर्ड नहीं डाला, अन्यथा मैं भी उसका शिकार हो सकती थी। जब पासवर्ड डाला, ID डाली, तो मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी कुछ HDFC बैंक के लॉगिन पेज जैसा पेज खुल जाता है, लेकिन आगे अगर प्रोफाइल पासवर्ड या वो कुछ और मांगता है, वैसा कोई सिस्टम देखने को नहीं मिलता। इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि यह जो है एक कोई पायरेटेड साइट है या एक ऐसी फर्जी साइट है जो कि हमारे लॉगिन और पासवर्ड को चुराने का काम करती है और इसके माध्यम से हमारे अकाउंट में हैक करती है। जैसे ही व्यक्ति लॉगिन पेज पर
अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेगा, वैसे ही उनके पास ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी और उन्हें ये इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और वो अपने काम को अंजाम दे देंगे। यह तो एक उदाहरण था, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिसमें कि हम देखते हैं आए दिन। इसी के ऊपर एक मूवी भी बनी है। मैं मूवी का अक्सर जिक्र करती हूँ क्योंकि ऐसा माना जाता है साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है और मूवीज जो हैं वो साहित्य के ऊपर ही बनती हैं। हम उसको वीडियो या प्रिंट मीडिया से अलग एक साहित्य का नाम दे सकते हैं। इसी साहित्य के माध्यम से आपने शायद जाम तारा देखी होगी। जाम तारा में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस पूरे कार्य को अंजाम दिया जाता है। खैर, वो एक मूवी है, उसमें बहुत सारी फेक चीज़ें भी इन्वॉल्व कर ली जाती हैं, उसमें थोड़ा हीरोइज्म या हीरोइनिज्म आ जाता है, लेकिन यहाँ जो व्याख्यान में आपको बात बताई जाती हैं वो तथ्यपूर्ण और तर्क संगत बातें होती हैं जिससे कि आप साइबर क्राइम को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति कंप्यूटर की मदद से इतने प्रकार के काम कर रहा है। आवश्यक नहीं कि ये सभी प्रकार के काम करे, लेकिन इनमें से कोई एक काम, दो काम, तीन काम जिसकी इसको आवश्यकता है वो कर सकता है और लोगों को अपना धोखाधड़ी का शिकार बना सकता है। साइबर अपराध क्या है, आइए देखें। सबसे पहले, जैसा कि मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में भी बताया है कि हमें न केवल इस व्याख्यान को सुनना है और समझना है, बल्कि परीक्षा की दृष्टि से इसको उपयोगी बनाने के लिए ये भी देखना है कि यह कितना किस प्रकार से हम लिखने में सक्षम हो सकते हैं जिससे हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। तो मैं यहाँ साथियों आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी आपराधिक गतिविधि जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस शामिल हो, जबकि अधिकांश साइबर अपराधी लाभ कमाने के लिए साइबर अपराधों का उपयोग करते हैं। कुछ साइबर अपराध कंप्यूटर या उपकरणों को सीधे नुकसान पहुंचाने या अक्षम करने के लिए किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर की मदद से और कंप्यूटर को अक्षम बनाने के लिए दो प्रकार से हम साइबर क्राइम के को मुख्य तौर पे दो भागों में बांट सकते हैं। जब कंप्यूटर की मदद से कोई ऐसे धोखाधड़ी के कार्य करते हैं जो साइबर क्राइम करने वाले व्यक्ति को नेट की मदद से फायदा पहुंचाते हैं और अवैधानिक हैं वो काम, तो ऐसी दृष्टि से इन कामों को हम साइबर अपराध की श्रेणी के अंतर्गत मानते हैं। साइबर अपराध को साइबर अपराधियों की जाने वाली व्यापक अवैध गतिविधियों पर एक छत्र छाया माने। इसमें शामिल है हैकिंग, फिशिंग, चोरी की पहचान, रैनसमवेयर और मेलवेयर के हमले सहित अन्य दूसरे प्रकार के अटैक जो आए दिन होते हैं। जैसे मैकफी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी कुकीज़ भी आएंगी और वो कुकीज़ कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाएंगी और बिना हमारी सहमति के ये किसी भी तरीके से काम करने में सक्षम नहीं होने देंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैकफी इस प्रकार का कोई रैनसमवेयर है और मेलवेयर है, लेकिन वो रोकता है, लेकिन रोकने के साथ साथ उसकी साथ कई कुकीज़ डाउनलोड करने पर आ जाती हैं अगर हम अलर्ट ना हो या हमें सफिशिएंट कंप्यूटर की जानकारी ना हो। साइबर अपराध दो प्रकार के होते हैं, दो मुख्य प्रकार के होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन उनको हम कैटेगराइज करने के लिए दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। वह आपराधिक गतिविधि जो कंप्यूटर को निशाना बनाता है, यानी कि वायरस छोड़ दिए जाएंगे, लोग दूसरा कंप्यूटर लेंगे या दूसरी डिस्क लेंगे या करप्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन को, तो निश्चित रूप से व्यक्ति दूसरी चीज़ों को खरीदेगा और इस तरीके से जिसका वो इंटेंशन था, जिसने कि कंप्यूटर को निशाना बनाया है, उसको लाभ होगा और कई तरीके से वहाँ पर पैसे की भरमार उसके पास हो जाएगी और लोगों का काम नहीं बन पाएगा। फेल होने के डर से हर व्यक्ति उस चीज़ को
अपनाने की कोशिश करेगा। दूसरी मुख्य श्रेणी है वह आपराधिक गतिविधि जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करता है, जैसे कि कंप्यूटर की मदद से फ़ोन करना। क्या हम SBI कार्ड से बोल रहे हैं और आपके अकाउंट में इतना ही पैसा है और इसको इतनी तारीख तक बंद कर दिया जाएगा। अगर आप अपना अकाउंट अपडेट करवाना चाहते हैं तो कृपया हमारे बताए हुए स्टेप्स पे या भेजी हुई लिंक पर काम करें। और उनकी जो लिंक होती है वो इतनी खतरनाक होती है कि सारे आंकड़े आपके पास पहुंचाएंगे। इसी से संबंधित एक और मैं आपके सामने बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करूंगी कि मेरी एक कलीग जो थी वो कंप्यूटर की जानकार नहीं है, ओल्ड जनरेशन की होने की वजह से। उनसे कहा गया कि आप का जो लोन है वो इतना इतना हो गया और उस पर इतना इतना ब्याज आएगा। अगर आप इसको आज ही बंद करती हैं तो आपको इसमें 25% का फ़ायदा हो जाएगा और जो है उसमें से आधी चीज़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, सिंपल थी। उन्होंने थोड़ा सा पूछताछ की, आप कौन बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हम बैंक से बोल रहे हैं और ये देखिए आपके उसमें। तो उन्होंने कहा आप ज़रा ईमेल करिए। तो उन्होंने फर्जी लोगो लगा के ईमेल भी किया और ईमेल करने के बाद ये हुआ कि वो जो महिला प्राध्यापक थी वो इस बात के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि बताइए आप क्या स्टेप करना है। उन्होंने कहा प्ले स्टोर से आप शेयर माय डेस्क एप्लीकेशन डाउन कर लीजिए। आप जानते हैं शेयर माय डेस्क का मतलब क्या होता है? हम अपनी डेस्क यानी हम अपना कंप्यूटर किसी और को सौंप रहे हैं, वहाँ से वो जैसे चाहें ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनने वो शेयर माय डेस्कटॉप वाली दे दी, उनको अथॉरिटी दे दी। वो अथॉरिटी देने के बाद ये हुआ कि उनका बैंक का 7-8 लाख रुपया जितना भी उनके बैंक में था, वो लोन तो जैसा कि तैसा रहा लेकिन उनका पैसा जरूर सारा चला गया। तो ये आपराधिक गतिविधि वो है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग हुआ है। और दूसरी आपराधिक विधि वो है जिसमें एप्लीकेशन खराब करना, मॉलवेयर या कोई वायरस छोड़ना जिससे कि सारी चीज़ें ठप हो जाएं या ठप्प हो जाएं। तो ये दो मुख्य कैटेगरी है कंप्यूटर द्वारा या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई एक्टिविटीज। अब देखिए कंप्यूटर के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है। कंप्यूटर को खराब करने के लिए जो किया जाता है उसको भी समझेंगे हम, लेकिन सबसे पहली चीज है बाल अश्लीलता या बाल शोषण सामग्री। बाल शोषण उत्पीड़न सामग्री ऐसी सामग्री को संदर्भित करती है जिसमें किसी भी रूप में दुर्व्यवहार या यौन शोषण करने वाले बच्चे की यौन छवियां शामिल होती हैं। आईटी अधिनियम की धारा 67B में कहा गया है कि बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्य आदि में चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करना दंडनीय है। जैसा आप जानते हैं ये जो हैकर्स होते हैं और जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये हमारे समाज की मान्यताओं का बखूबी उपयोग करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो किशोर वय के बच्चे होते हैं उन्हें बड़ी उत्सुकता होती है यौन क्रियाओं को देखने की, उससे जुड़ी हुई पिक्चरों को देखने की, और माता पिता से बच के, टीचर से बच के चुपके से देखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी रूप में ऐसी आइटम और ऐसी सामग्री को ये डालते हैं, साथ में कुछ न कुछ ऐसा अवांछित एलिमेंट भी डालते हैं जिससे कि इनका या तो कंप्यूटर खराब हो जाए या उसके साथ साथ बहुत सारी जानकारियां इनको उनके मोबाइल से मिल जाए, जैसे कि उनके रेजिडेंस का एड्रेस, उनके बारे में सारी बातें या कोई और प्रकार की। तो इस प्रकार की अश्लीलता वाली जो बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री होती है उसका भी कंप्यूटर के माध्यम से काफ़ी उपयोग किया जाता है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं जिसमें बच्चे माता पिता की डांट से बचने के लिए उनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं और ब्लैकमेलिंग के शिकार से ये होता है कि वो अपराधियों के मंसूबे पूरे कर देते हैं। साइबर बुलिंग, अब आप कहेंगे कि मैडम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रही हैं। मैं बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि
1 वीक पहले की बात है, मेरी एक कलीग के पास फ़ोन आया कि तुम्हारे बेटे को हमने एक आईपीएस का डीपी लगाए हुए व्हाट्सएप पे कॉल आया एक प्रोफेसर का, प्रोफेसर के पास, और उन्होंने कहा कि आपके बेटे को हमने रेप केस में गिरफ्तार कर लिया है। वो हमारे पास दौड़ी दौड़ी आई, क्योंकि मेरी पोस्टिंग पुलिस में एज ए क्रिमिनोलॉजिस्ट रही, तो मेरे पास आई कि ये देखिए मैडम, ये इस तरीके का है, क्या लग रहा है आपको? मैंने कहा दिखाओ। जब हमने उसकी डीपी देखी तो आपको जान के आश्चर्य होगा, बोल रहा था मैं इंस्पेक्टर कमलेश बोल रहा हूँ, और डीपी किसकी लगाई थी उसने? एक आईजी की। ब्लैक स्ट्रिप जो आईजी वियर करता है, जैसे स्टार्स होते हैं ऐसे ही स्ट्रिप्स होती हैं, वो देख के ही मैं समझ गई कि ये फर्जी कॉल है। फिर मैंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, फर्जी कॉल है, सावधानी के लिए चाहो तो साइबर क्राइम की जो शाखा है उस पर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दे दो कि इस तरीके का कॉल इस नंबर से आ रहा है। तो उन मैडम ने वैसा ही किया। तो देखिए, अपनी जानकारी से, जानकारी हमारे पास पावर थी कि ये जो डीपी है फर्जी दिखाई दे रही है, कहीं से कहीं कोई सच नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक तरह से अगर किसी मदर के पास इस तरह का कॉल आता है तो निश्चित रूप से वो घबराएगी और वो जो मांग करेगा उस तरह के एक्शंस करने लगेगी। तो कंप्यूटर, ये एक मैंने लाइव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको बताया। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के उपयोग के माध्यम से उत्पीड़न या धमकाने का एक रूप था। इसी को साइबर बुलिंग कहा जाता है। साइबर स्टॉकिंग किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति का अनुसरण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करना है, जो या ऐसे व्यक्ति द्वारा उदासीनता के स्पष्ट संकेत के बावजूद व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा देने के लिए बार बार संपर्क करने का प्रयास करना है, या इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार पर नजर रखता है तो पीछा करने का अपराध करता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का करता है, एक होता है मोलेस्टेशन जो हम लोगों ने अपने पूर्व के अध्याय में पढ़ा, और एक होता है साइबर स्टॉकिंग यानी व्यक्ति की गूगल लोकेशन अगर ऑन है और वो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति कंप्यूटर का जानकार है, तो वो व्यक्ति कहाँ गया है, कहाँ पर है, इन चीज़ों की जानकारी उसको पूरी मिल जाएगी और उसका पीछा कर सकता है। एक बात यह हुई, या फिर इसके अतिरिक्त इंटरनेट पर बार बार उसको मैसेज भेजना, ईमेल के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से मैसेज करना, या फिर फ़ोन कॉल करना, या अन्य किसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में नहीं लेकिन साइबर रूप में उस पे स्टॉकिंग जो व्यक्ति करता है, इसको भी अपराध कहा है। कोई व्यक्ति को कोई मजबूर नहीं कर सकता, किसी व्यक्ति को कोई भी मजबूर नहीं कर सकता कि कोई उसका पीछा करे या उसकी बात का जवाब देने के लिए वो बाध्य हो। अगला है साइबर ग्रूमिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी युवा व्यक्ति के साथ ऑनलाइन संबंध बनाता है, उसे यौन कार्य के लिए बरगलाता है या उस पर दबाव डालता है। मान लीजिए किसी की एक फोटो ले ली, उसे फोटोशॉप से उल्टा सीधा बना लिया, और ऐसा करने के बाद अपना मनपसंद काम अगर कोई करवाने के लिए किसी पर दबाव बनाता है तो उसको साइबर ग्रूमिंग कहते हैं। यानी उसका ब्रेन वॉश करके और कोशिश करके बरगलाने की कोशिश करते हैं जिससे उसका खुद का उद्देश्य साध्य हो सके। ऑनलाइन नौकरी धोखाधड़ी, ये बहुत कॉमन है। जैसा हम सब जानते हैं, भारत में बेरोजगारी काफ़ी है, और साथ ही बेरोजगार लोगों की, महत्वाकांक्षी लोगों की ज़्यादा पैसा कमाने की बहुत सारी चाहत होती है, तो तरह तरह की बातें हमको इसमें देखने को मिलती। गल्फ में जॉब के ऑफर आएंगे, किसी तरह की चीज़ की आवश्यकता नहीं है, यूके में जाने की आवश्यकता नहीं है, उल्टे सीधे ऑफर आ जाएंगे, वीज़ा कराने के नाम पर पैसे ले लिए जाएंगे। तो इस तरीके से उसका एक ही लाइन में उसकी डेफिनेशन हो सकती है कि झूठी आशा और वादा देकर बेहतर स्थिति करने के लिए कोई धोखाधड़ी जब की जाती है कि लाओ भाई 5 लाख ले आओ, तुम्हारा वीज़ा करा देते हैं, और फर्जी वीज़ा टीम भी बिठा देते हैं। यहाँ तक कि देखा, ये केस हमें पंजाब में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पर लोगों में विदेश या विशेष तौर पे कनाडा जाने की दीवानगी होती है कि वहाँ जाके उनकी लाइफ पूरे तरीके से चेंज होगी।
तो ऐसी इसको ऑनलाइन नौकरी या धोखाधड़ी कहते हैं। बॉन्ड भरवा लेते हैं कि रेलवे मंत्रालय की ये पोजीशन निकली है, इस लाइन पर पेमेंट करके आप फॉर्म हासिल करिए और 1 लाख का बॉन्ड भरिए या 15 लाख का, इसको किश्तों में भी भरा जा सकता है और लोग करने लगते हैं। वो सोचते हैं इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, उम्मीद करते हैं कि भाई हमें इससे काफ़ी अच्छा वो मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा और इस इंसेंटिव से वो लोग अपने जीवन को क्वालिटी लाइफ में परिवर्तित कर सकेंगे। तो इस तरीके से वो इस बहकावे में आ जाते हैं। ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन तब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके निजी और संवेदनशील सामग्री को वितरित करने की धमकी देता है, यदि वह यौन प्रकृति, यौन एहसान या धन की छवियां प्रदान नहीं करता है। इसका ये वाली चीज आपने बहुत देखी होगी कि यंग लड़कियों के साथ प्रेम का नाटक करने के बाद, मान लीजिए उनके कोई कोमल पलों के फोटोग्राफ हो उनके पास या कोई दूसरे व्यक्ति से उस तरीके की शूटिंग करवा रखी है, तो ऐसे बहुत से उदाहरण रहते हैं और लड़कियां हमेशा इस तरह की ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के केस में फंसती हैं, कई बार सुसाइड तक कर लेती हैं। तो ये इसको भी हम हल्के स्तर पे नहीं ले सकते। साइबर क्राइम का ये काफ़ी गंभीर प्रकार होता है। फिशिंग जैसा कि मछली के लिए दाना डाला जाता है और उसे उठा लिया जाता है, उसी तरीके से फिशिंग एक प्रकार की धोखाधड़ी है जिसमें वैध स्रोत से आने वाले ईमेल के माध्यम से ग्राहक आईडी, आईपिन, क्रेडिट डेबिट नंबर, कार्ड समाप्ति तिथि, सीवीवी नंबर इत्यादि जैसी जानकारी चुरा लेता है। विशिंग एक ऐसा प्रयास है जहां धोखेबाज एक फ़ोन कॉल के माध्यम से ग्राहक आईडी, नेट बैंकिंग पासवर्ड, एटीएम पिन, ओटीपी, कार्ड की समाप्ति तिथि, सीवीवी आदि जैसी व्यक्तिगत जानकारी मांगने का प्रयास करता है। स्मिशिंग एक प्रकार की धोखाधड़ी है जो पीड़ितों को धोखाधड़ी करने वाले फ़ोन नंबर पर वापस कॉल करके धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों का, ये वाले भी आपको आए दिन मिलते हैं जिनकी LIC की पॉलिसी बंद हो गई है, कहीं पर से वो बार बार कोशिश कर रहे हैं, उनको ऐसे क्रिमिनल्स फॉलो करते रहते हैं कि ये लोग किस प्रकार के ईमेल लिख रहे हैं, क्या इनका अधूरा रह गया है, क्या चीज़ इनकी पूरी नहीं हो पाई है, कहीं से इनको धोखाधड़ी हुई है। तो ऐसे लोगों के सामने मुस्कुरा कर एक सहानुभूति बताते हैं कि ये वाले आपको कोई इससे शिकायत तो नहीं है, LIC की पॉलिसी भरने में कोई तकलीफ तो नहीं है, हम आपके लिए मदद करेंगे, जबकि उनके मन में दुर्भावना होती है। सामग्री डाउनलोड करने और लुभाने के लिए मोबाइल फ़ोन टेक्स्ट संदेशों का उपयोग करके ये अपना मतलब गांठ लेते हैं। सेक्सटिंग आमतौर पर सेल फोन द्वारा स्पष्ट यौन डिजिटल छवियों, वीडियो, टेक्स्ट संदेश या ईमेल भेजने का एक कार्य है। वेबसाइट विरूपण एक ऐसा हमला है जिसके उद्देश्य से किसी वेबसाइट की दृश्य उपस्थिति को बदलना और उसे निष्क्रिय बनाना है। हमलावर अभद्र, शत्रुतापूर्ण और अश्लील चित्र, संदेश, वीडियो आदि पोस्ट कर सकता है। टेक्सटिंग और सेक्स रिलेटेड दोनों बातों को मिलाकर इस अपराध की कैटेगरी बनाई गई है, सेक्सटिंग। तो इसमें यही किया जाता है कि शत्रुतापूर्ण इरादे से अश्लील चित्र, संदेश, वीडियो आदि पोस्ट करता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति डर के उसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाए। या मान लीजिए एक व्यक्ति कोई सेलिब्रिटी है या काफ़ी अच्छा उसका समाज में स्थान है, तो उसके स्थान को खराब करने के लिए इस तरह की चीज़ें सेक्सटिंग करने की कोशिश करता है। सिम स्वैप घोटाला तब होता है जब जालसाज मोबाइल सेवा प्रदाता के माध्यम से धोखाधड़ी करके एक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर नया सिम कार्ड जारी कराने में कामयाब हो जाते हैं। इस नए सिम कार्ड की मदद से उन्हें पीड़ित के बैंक खाते के माध्यम से वित्तीय लेन देन करने के लिए आवश्यक वन टाइम पासवर्ड और अलर्ट मिलते हैं। किसी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर धोखे से नया सिम कार्ड प्राप्त करना सिम स्वैप के रूप में माना जाता है। मान लीजिए आपके सारे फ़ोन कॉल, OTP के सारे बैंक के जो वो हैं
ट्रांजैक्शंस हैं वो ओटीपी के माध्यम से चल रहे हैं। इन ओटीपी को व्यक्ति बताएगा नहीं, या तो कुछ सीधे साधे से लोग जो हैं वो ओटीपी बता देंगे, लेकिन कुछ जो थोड़े जानकार होते हैं वो ओटीपी नहीं बताते, तो वो उसी नाम की सिम एफआईआर दर्ज करा के कि ये मेरी खो गई है और ये करिए। एक बार की बात है, मैं एक डीमैट अकाउंट खोलने के लिए गई, तो मैंने देखा कि मेरे नाम का डीमैट अकाउंट ऑलरेडी वहाँ बना हुआ था। मैंने कहा ये कहाँ से आया? फोटो देखा तो मेरी किसी ग्रुप फोटो की जो फेसबुक पे पड़ी हुई थी उसमें से क्रॉप करी हुई फोटो, मेरी पासवर्ड फोटो बनी हुई दिखाई दे रही थी। तो ये जो बातें आज हम यहाँ कर रहे हैं, आज हम इसके साइबर क्राइम के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं, ये आप अपने आसपास अगर देखेंगे तो हमें बड़ी सामयिक जानकारी लगेगी कि ये जानकारी काफ़ी सामयिक है। इसलिए जितने भी निर्देशों का पालन किया जाता है, ये परीक्षा के लिए तो है ही, आगे हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या हमें सावधानियां रखना चाहिए साइबर क्राइम में। लेकिन जो मेजर पोर्शन है कि क्या प्रकार हैं साइबर क्राइम के, उसमें ये सारे साइबर क्राइम है और ये आपके आसपास हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इनके लिए एक तकनीकी शब्द इस व्याख्यान में आपको बताया जा रहा है, जैसे सेक्सटिंग है, सिम स्वैप घोटाला है, क्रेडिट कार्ड, ये सारे हमारी भारतीय आईटी अधिनियम के अंतर्गत से लिए गए हैं, जिससे कि आप लोगों को एग्जैक्ट रूप में ये समझ में आए कि साइबर क्राइम की फला एक्ट को क्या कहा जाता है। प्रतिरूपण और पहचान की चोरी, ये भी आपने सुना होगा। बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिनकी फेसबुक बनाकर बहुत सारे लड़के लड़कियों की पास जाने की कोशिश करते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अच्छे स्मार्ट सेलिब्रिटी या अच्छे फिट और गुड लुकिंग लड़कों की प्रोफाइल लगाकर अपना आधार कार्ड जस्टिफाई करवाकर ये लोग एक प्रोफाइल बना लेते हैं और लड़कियों को बुलाते हैं। और ये भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में बता रही हूँ आपको। कई ऐसी लड़कियां हमारे आसपास जिन लोगों से ये कहा कि मैं कनाडा से आ रहा हूँ, मिलने आ रहा हूँ, शादी की बात हम वहीं बैठकर तय करेंगे और फला होटल में ठहरा हूँ, लेकिन रास्ते में मेरा बैग कहीं पर खो गया है। अगर तुम मुझे 50,000 दे दो तो मैं अपने गांव तक जाने के बाद, राजस्थान में मेरा गांव है, गांव जाने के बाद मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा। पहले ज़्यादा की मांग की गई, लेकिन वो बच्ची समझदार थी, वो खुद भी एचआर मैनेजर थी। उसने ये कहा कि नहीं, मेरा तो सारा पैसा जो है मेरे पिताश्री रखते हैं, इसलिए मैं ये नहीं दे सकती। तो आप देखिए, उसकी ज़रूरत 1 लाख से कम होकर 50,000 पे आ जाती है। उसने उसको भी मना कर दिया, तो कहता 25 तो होंगे ही तुम्हारे पास। उसको भी उसने मना कर दिया। तो आखिरी में आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितना बेवकूफ़ साइबर अपराधी रहा होगा, कितना मंद बुद्धि अपराधी रहा होगा। उसने 5,000 पे समझौता कर लिया। वो लड़की स्मार्ट थी, उसने अपने स्थान पर पुलिस को भेजा और उसे गिरफ्तार करवाया। तो विद्यार्थियों, ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि हमारे समाज के आसपास फैली हुई हैं। उसी को हमें साइबर क्राइम के इस अध्याय में सजा कर सामने रखना है, जिससे हम अपने अच्छे अंक भी प्राप्त कर सके। पहचान की चोरी के बारे में चर्चा की हमने। और स्पैमिंग तब होती जब किसी को ईमेल, स्पैम सुना होगा ना आपने, ईमेल बॉक्स में होता है, उस स्पैमिंग का ही यहाँ चर्चा किया जा रहा है। जब किसी ईमेल, एसएमएस और एमएमएस किसी अन्य सामान की इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग मीडिया के माध्यम से भेजा गया हो, अवांछित व्यावसायिक संदेश प्राप्त होता है। वे प्राप्तकर्ता को कोई उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कि स्पैम जैसे कोई अपनी चीज़ें भेजते हैं, जानकारियाँ भेजते हैं, और वो जानकारियाँ यूज़ करते हैं अपने मेलाफाइड इंटरेस्ट पूरे करने के लिए। रैंसमवेयर,
ये एक प्रकार का मॉलवेयर होता है जो डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल आदि जैसे संचार उपकरणों पर फाइल। अब यहाँ ये देखिए दूसरी कैटेगरी शुरू हुई है, मोबाइल को नुकसान पहुंचाने वाली। एक होती है मोबाइल के कंप्यूटर के माध्यम से नुकसान पहुंचाना या अपराध करना, और दूसरी कैटेगरी होती है मोबाइल को, कंप्यूटर को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नुकसान पहुंचाना। तो रैंसमवेयर उसी प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि फाइलें, स्टोरेज, मीडिया और इंस्क्रिप्टेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको खोल देता है और जानकारी शेयर कर देता है। डेटा सूचना को बंधक रूप में रखता है। पीड़ित को अपने डिवाइस को डिस्क्रिप्ट करने के लिए मांगी गई फिरौती या भुगतान करने के लिए कहा जाता है। इसी प्रकार वायरस, ट्रोजन, ये वायरस के ही अलग अलग प्रकार होते हैं और इनका भी यह काम होता है कि कंप्यूटर को डिसेबल कर दें। एक विनाशकारी प्रोग्राम होता है जिससे हम लोगों का समय, एनर्जी, पैसा, जितना कुछ लगा के अगर हमने कोई काम किया है तो उस काम को बर्बाद कर देता है। डेटा उल्लंघन। डेटा उल्लंघन एक ऐसी घटना है जिसमें जानकारी बिना प्राधिकरण से एक्सेस की जाती है। डेटा, मान लीजिए गूगल का कोई डेटा है और उसको डेटा ने अपनी प्राइवेसी रखी है, एक कस्टमर और गूगल ने अपने पास उस चीज़ को रखा है, लेकिन उसकी परमिशन के बिना, उसकी यानी गूगल या कस्टमर की परमिशन के बिना जब डेटा हैक कर लिया जाता है या ले लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है, उसको डेटा उल्लंघन कहा जाता है। सेवाओं से इनकार, डिनाई ऑफ सर्विसेज। तो ये एक इस तरह का हमला है कि कोई भी चीज़, नेटवर्क वगैरह जो होता है वो कहता है कि ये नहीं चलेगा बिल्कुल। अब इसका भी एक उदाहरण बताती हूँ। ग्रो करके एक डीमैट अकाउंट होता है, उसमें लोग अपना उसके माध्यम से ट्रेडिंग करते हैं। उस ट्रेडिंग के माध्यम से जब व्यक्ति उसमें इन्वेस्ट करता है, बहुत पैसा उसका लगा रहता है, अचानक से कोई सॉफ्टवेयर का हमला होता है, क्योंकि डीमैट अकाउंट का भी कंपटीशन होता है और कंपटीशन में जीतने के लिए वो थोड़े समय के लिए वो सर्विसेज डिसेबल कर देते हैं। तो उससे उसकी साख पर असर पड़ता है और साख पर असर पड़ने के साथ साथ कस्टमर का बहुत सारा पैसे का भी नुकसान होता है। तो ये DOS वही चीज़ है। वेबसाइट निरूपण करना, साइबर स्कैटिंग करना, फॉर्मिंग करना, ये सारे, ऑनलाइन नशीली दवाओं की तस्करी देना या जासूसी करना, ये सारी चीज़ें जो है साइबर क्राइम में आती हैं। तो विद्यार्थियों, हमने काफ़ी विस्तार से आज की चर्चा की है। अंत में आपको ये बताना चाहती हूँ कि इनसे निपटने का उपाय क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, IT अधिनियम 2000 भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुख्य कानून है, जो इसके अंदर इस काम से जुड़े, साइबर क्राइम से जुड़े हुए अपराधियों को डील करता है। भारतीय दंड संहिता 1960 का उपयोग साइबर अपराध से जुड़े अपराधियों का मामला दर्ज करने के लिए भी किया जाता है। और ये मैंने एक साइट दे रखी है, https://cybercrime.gov.in। ये गवर्नमेंट की साइट है और अब कई राज्यों ने भी कर लिया है। मध्य प्रदेश में भी इसका अलग से स्टेट लेवल का थाना है और पूरा स्टाफ इसके लिए काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें सुरक्षात्मक उपाय बताती हैं, लेकिन दूसरे क्राइम जो फिजिकल हैं, जिसमें व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होता है, उन तक पहुंचना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो साइबर क्राइम थोड़ा इस समय डिफ़िकल्ट है, जिसके लिए पहुंचना, जिसको पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से आप पढ़िए, समझिए, ये सारी चीज़ें लिखिए, लेकिन जहाँ तक खुद को अप्लाई करने की बात है, इन चीज़ों से संभल के रहिए। और संभल के रहने से साथ ही साथ समय समय पे अपना पासवर्ड बदलिए। पासवर्ड बदलने के साथ साथ अपने OTP किसी से शेयर नहीं कीजिए। ये जानकारी तो बहुत समय समय पे आपको मिलती ही रहती है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया कि मैं यहाँ पर एक बार पुनः प्रस्तुत हुई। और आज के हमने इसमें चैप्टर में ये समझा कि साइबर क्राइम क्या है और कौन कौन सी एक्टिविटी साइबर से जुड़ी हुई, ये कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं, जो किस किस साइबर क्राइम की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं।
तो मुझे उम्मीद है प्रश्न की दृष्टि से साइबर क्राइम क्या है और मुख्य साइबर क्राइम कौन कौन से हैं, ये प्रश्न इसमें जरूर आ सकता है, इसमें जरूर तैयार करिए आप। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक फीडबैक लिंक मैंने शेयर की है जो मुझे आने वाले व्याख्यान को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इसको एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपना फीडबैक, अमूल्य फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।